अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वो हमारा है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हम पिछली वीडियो के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब होते क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से हम लोग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं कि उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है टू दैट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैरीन इन्वायरमेंट। जो मैरीन होता है हमें पता होना चाहिए कि जो मैरीन होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट होता है। जो मैरीन वाटर होता है मतलब उसके अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक सॉल्टी इन्वायरमेंट। और वाटर जो होता है वो लेस होता है और सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है। तो इस केस में कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनकी जो इट्सेल्फ जो बॉडी होते हैं उसके अंदर जो वाटर और सॉल्ट होता है वो भी ऐसा होता है, उनकी अमाउंट ऐसी होती है कि वो भी कंसनट्रेटेड होती हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं आइसोटोनिक होती हैं टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। बेशक वो भी कंसनट्रेटेड होती हैं लेकिन वो बराबर होती हैं टू दैट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब है ना उन्हें ना ही उन्हें पानी या सॉल्ट की एक्सचेंज करनी पड़ती है, ना ही कोई उनके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है और ना ही उन्हें रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर ऑसमो कन्फॉर्मर्स, मतलब इस सारे रोलर से बच के। दूसरी हम लोग कहते हैं ऑसमो रेगुलेटर्स। ये वो होते हैं बेचारे ऑर्गेनिजम्स जिनके इन्वायरमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इन्वायरमेंट क्या होगा, बहुत डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉडी, ठीक है। और इन्वायरमेंट मुसलसल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा होगा या करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जो बॉडी होगी वो एज अ रिजल्ट ऑब्वियसली उसके पास एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है और वो क्या है, होम्योस्टेसिस। और उस होम्योस्टेसिस के थ्रू वो अपना बैलेंस को मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल मैरीन या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहने वाली फिशेस जो आइसोटोनिक नहीं है टू दैट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट वो ऑस्मो रेगुलेशन करेंगी, उसके अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स होंगे जिससे ऑस्मो रेगुलेशन होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने वाली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मैरीन इन्वायरमेंट। पहले मैरीन के बारे में आप देख लें कि ये कौन, ऑल्दो मैरीन के हवाले से बच्चे कह सकते हैं कि उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, फॉर एग्जांपल ओशंस हो गए, तो वो कंसनट्रेटेड कैसे हो सकता है और एक फ़िश की बॉडी उससे ज़्यादा लेस कंसनट्रेटेड कैसे हो सकती है। ऑल्दो मैरीन के अंदर पानी ज़्यादा होता है लेकिन उसका नमक भी तो ज़्यादा होता है ना, और वो कंसनट्रेटेड होती है, ठीक है। उनके अंदर जो रिलेशनशिप रेशियो होता है वो तो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर दैट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फिश और बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द मैरीन एनवायरनमेंट। और उसके अंदर जो कंसनट्रेशन होती है वो वाटर की जो अमाउंट होती है वाटर की विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट वो ज़्यादा होती है, तो यानी कि वो लेस कंसनट्रेटेड होगा और जो मैरीन यानी कि जो इन्वायरमेंट होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इम्बैलेंस क्या होगा मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है और बॉडी के अंदर सॉल्ट कम है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो गया। उस फिश के लिए क्या हो गया, एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो गया। तो अब होगा क्या, मैंने बताया हुआ है कि हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है कि सेल जो होता है या बॉडी जो होते है उस ऑर्गेनिज्म की वो वाटर लूज कर जाएगी, वाटर लूज करेगी और उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये होगा इम्बैलेंस, कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा और जो बॉडी होगा, मैंने कहा कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द एरिया वेयर देयर इज हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी कि हमारे अंदर इस मैरीन वाटर के अंदर जो फिशेज होंगी या कोई भी ऑर्गेनिज्म होंगी उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होगी कि उन्होंने क्या करना होगा, इस बैलेंस से बच जाना होगा और उसके अंदर दो चीज़ें इसने फॉलो करनी होंगी। ये आप नोट कर लें। नंबर 1 क्या होगा, उसने रिटेन करना होगा वाटर, ठीक है। अब आप इस तरह देखें कि इम्बैलेंस क्या है, ठीक है। कि बैलेंस ये है, इम्बैलेंस ये है कि वो उसे डिहाइड्रेशन कॉज कराएगी, यानी कि नीचे पानी का लेवल नीचे। तो इसने क्या करना है, वापस बैलेंस पे आने के लिए करना होगा, पानी को रिटेन करना होगा, जिसम के अंदर जितना ज़्यादा हो सके पानी रखना होगा। और जो सॉल्ट होगा, अच्छा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, सॉल्ट जो होगा वो हाइपरटोनिक से यानी कि कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट से इसके अंदर भी आने की कोशिश करेगी, वाटर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, सॉल्ट अंदर आने की कोशिश करेगी। तो उसने सॉल्ट को लूज़ करना होगा और जब पानी होगा उसे रिटेन करना होगा। अब इसके डिफरेंट मैकेनिज्म होंगे। सबसे पहले तो देखें, ऐसे तो कुछ फिशेज होंगी जो कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होंगी, वो तो इस तमाम उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हैग फिश होगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म होंगे, फॉर एग्जाम्पल द कार्टिलेजिनियस फिशेज, उन्होंने इस मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, कार्टिलेजिनियस फिशेस क्या क्या करती हैं आप लोग नोट कर लें। पहला क्या होगा, लूज सॉल्ट। वो कैसे सॉल्ट लूज करेगी, नंबर 1 तो वो गिल्स से, इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होती है जो कि तो हमने पढ़ा कि जो गिल्स होती हैं वहाँ से सॉल्ट को रिमूव करेगा।
उसके बाद हमारे पास जो फिशेस होती हैं उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कॉल्ड एज रेक्टल ग्लैंड, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्ट होगा, वो रिमूव होगा। नेक्स्ट एक और हम लोग चीज़ देंगे, वो होगा यूरिया रिटेन करना। अब यूरिया रिटेन करने की क्या तुक बनती है? मैंने आपको बताया कि जो वाटर होता है वो उस इन्वायरमेंट के अंदर रिटेन रहता है जहाँ कंसंट्रेशन हाई होता है, या मूव करता है जहाँ कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट होता है। तो जो फिशेस होती हैं तो उन्होंने सॉल्ट को इस तरह रिटेन किया। दूसरा क्या करेगा, वो यूरिया को भी रिटेन करेगा, बिकॉज यूरिया की तरफ भी वाटर मूव करता है। तो जो वाटर ये वो यूरिया होता है वो भी एक फिश के अंदर एक कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसके अंदर वाटर रिटेन्ड रहेगा, उसी के अंदर रहेगा। लेकिन एक मसला है कि जो यूरिया होता है वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये हार्मफुल हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट यूरिया से एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस होता है जिसका नाम है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। सो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो फिशेस होती हैं वो इस सब्सटेंस को रिटेन करती हैं ताकि अंदर के इन्वायरमेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हाई हो और पानी बाहर मोर कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट के अंदर मूव ना करे। दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि पानी किस तरह वो कंजर्व करें। नंबर 1 पॉइंट, वो ड्रिंक ज़्यादा करें, ठीक है। ये फिशेस पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, ये ड्रिंक करती हैं। दूसरा एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कंसनट्रेटेड यूरिन के प्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा होता है? कंसनट्रेटेड यूरिन के अंदर सॉल्ट की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, और वाटर की अमाउंट कम होती है। इस तरह ये सॉल्ट को भी रिमूव कर देती है इस तरह, और जो वाटर होता है उसे कंजर्व भी कर देती है, ठीक है। तो ये सारी जो होंगी वो मैरीन जो इन्वायरमेंट के अंदर फिशेज रहेंगी वो अपने अंदर ये चेंजेस लाते हैं कि वो गिल से सॉल्ट रिमूव करती हैं, रेक्टल ग्लैंड से वो यूरिया को रिटेन करती हैं, वाटर ड्रिंक करती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। लेकिन इन सब को आप लोगों ने एक चीज़ साथ लिंक करना, वो ये है कि वाटर रिटेन करना है एंड लूज सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो क्या पेश आता है, वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेस कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट होता है बाहर का, ठीक है। तो जो वाटर होता है हमें पता है कि मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो और या हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो मूव करता है उस एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन हाई होती है। इस केस में जो फिशेस की बॉडी होती है उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर दैट ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, लेस कंसनट्रेटेड वाटर है। तो इसके अंदर फ्लडिंग का चांस होता है इन फिशेस के अंदर। तो यानी कि यहाँ इम्बैलेंस क्या आया कि ये बैलेंस लेवल है, यहाँ इम्बैलेंस आया, फ्लडिंग का चांस होता है, वाटर ज़्यादा होने का चांस होता है। सो अब वाटर रिमूव करके ये किस लेवल के ऊपर आएगा? एक बैलेंस स्टेट के ऊपर आएगा। तो यानी कि यहाँ होम्योस्टेसिस यहाँ हम कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या होगी? टू लूज वाटर एंड रिटेन सॉल्ट, टू लूज वाटर एंड रिटेन सॉल्ट। अब वाटर को लूज किस तरह करेगी? आप लोग कुछ हम लोगों के पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम और एमोबा। तो ये क्या करेंगे? ये एक वैक्यूल से क्रिएट करेंगे। जो वैक्यूल्स होते हैं वो वाटर से भरे हुए वैक्यूल्स, ये इस तरह एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम फिशेस को देख लें तो वो क्या करेंगी? नंबर 1 थिंग कि वो पानी को बिल्कुल भी नहीं ड्रिंक करेंगी। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, क्योंकि पहले ही उन्हें फ्लडिंग का खतरा है, उन्होंने वाटर को लूज करना है। तो क्या करेंगी? वो वाटर बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेगी। फिर दूसरा वो क्या काम करेंगी? वो प्रोड्यूस करेंगी डाइल्यूट यूरिन। वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और सॉल्ट की अमाउंट कम होगी। इसी तरह से वो वाटर को लूज़ करेंगी और सॉल्ट को रिटेन करने की कोशिश करेंगी, मतलब लूज़ करने से प्रिवेंट करेंगी। नेक्स्ट अगर हम सॉल्ट को देखें तो वो सॉल्टी फूड खाएंगी, वो फूड जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी, तो सॉल्टी फूड खाएंगी। और दूसरा वो अपने स्किन के थ्रू या गिल्स के थ्रू जो सॉल्ट होगा उसको भी अपनी बॉडी के अंदर लाने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर आप सबसे पहले जो एग्जांपल ले लें वो आप हम ह्यूमंस की ले लें या फिर तो आप इंसेक्ट्स की ले लें, आर्थ्रोपोड्स की ले लें, ठीक है। सो ये इन एग्जांपल्स को आप कंसीडर करके आगे आप लोगों ने इसके पॉइंट्स आप लोगों ने देख लिए। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ना सबसे बड़ा जो खतरा होता है या इम्बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? डिहाइड्रेशन का, मतलब पानी की कमी का। हम ह्यूमंस को देख लें तो वाटर और सॉल्ट के हवाले से हमारे अंदर जो एक खतरा आता है वो किस चीज़ का आता है? डिहाइड्रेशन के, हमारे अंदर पानी की कमी ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारे अंदर कि हमारी बॉडी किस तरह इसके लिए डेवलप्ड है वो ये है कि हमारे पास स्किन होती है, केराटिनाइज्ड स्किन होती है। केराटिनाइज्ड स्किन हम ह्यूमंस के अंदर, हम एनिमल्स के अंदर, और आर्थ्रोपोड्स के केस में एक्सोस्केलेटन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का कि ये हम लोगों को इवेपोरेशन ऑफ वाटर से प्रिवेंट करती है। अगर ये स्किन ना होती, जो वाटर होता वो इवेपोरेट होता तो इन टर्न हमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है, लेकिन जो स्किन है इसने प्रिवेंट किया है फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये होता है ड्रिंकिंग वाटर। आप खुद को देख लें कि हम लोग क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं ना, तो हम पानी क्यों पीते हैं? ताकि हम लोग डिहाइड्रेशन से बच सकें। फिर हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि हम लोगों की बिहेवियरल चेंजेस,
ठीक है। बिहेवियरल और मेटाबॉलिक चेंजेस, हमारा जिस्म का मेटाबॉलिज्म इस तरह है कि वो डिहाइड्रेशन से बचाता है। बिहेवियरल चेंजेस कि आप धूप में बैठेंगे, ऑब्वियसली हम कभी भी नहीं बैठेंगे, ठीक है, हम लोग किसी ठंडे इन्वायरमेंट में बैठते हैं क्योंकि उसका भी डिहाइड्रेशन से लिंक होता है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल के अंदर उन लोगों ने टेरेस्ट्रियल की एक कैंगरू रैट की एग्जाम्पल दी है। किसकी एग्जाम्पल दी है? कैंगरू रैट की। ये कैंगरू रैट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कोई पानी ड्रिंक नहीं करता, लेकिन अपने आप को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाता है? वो क्या करता है कि ऐसा फूड खाता है जो कि किस में रिच हो? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। वो किस में रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें से एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर। तो यानी कि ये वो होता है जो कि फूड नहीं है, जो कि पानी नहीं ड्रिंक करता, लेकिन वो फूड ऐसा खाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है, ताकि उसके बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिक एनाबॉलिक चेंजेस, वो तमाम चेंजेस जो होते हैं उन रिएक्शंस के थ्रू एंड पे क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि उसे डिहाइड्रेशन से इन टर्न बचाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम डिहाइड्रेशन। सो बेसिकली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, और इस कैरेक्टरिस्टिक को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर होती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन। थैंक यू, दैट वाज ऑल।